नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। और आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हम लोग बात करने वाले हैं, जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं आपके क्या क्या चीजें महान्यायवादी से बन सकती हैं। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी पद की, तो भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल के नाम से आप जानते हैं, यह संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के एक पार्ट के रूप में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के एक भाग के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके कार्य करते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, मतलब सबसे बड़े लॉ ऑफिसर के रूप में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें किस अनुच्छेद में आपकी व्यवस्था की गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है ना। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, प्रेसिडेंट को दी जाती है, तो उसकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति प्रदान की जाती है। यहां पर एक और बेहतरीन प्रश्न आपके लिए बनता है कि भैया ऐसा क्या, मतलब ऐसी क्या योग्यता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि वो महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सके। तो आपको यहां पर याद रखना है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप लोगों को पता है सबसे पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, है ना। दूसरी आपको बताई जाती है कि उसने 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, अथवा लगाकर अगली योग्यता आपको याद रखनी है कि किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। और फिर अथवा लगाकर एक और योग्यता आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति की निगाह में, राष्ट्रपति की समझ में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो अगर ये इनमें से कोई भी योग्यता, इन तीनों में से कोई भी योग्यता, और उसके अलावा नागरिक यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर ये योग्यता किसी व्यक्ति के पास है तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और अगर व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है कि आपके अटॉर्नी जनरल की बात करें, महान्यायवादी पद की बात करें, तो इसका कोई भी टर्म ऑफ ऑफिस निश्चित नहीं किया गया। यह चीज आपको याद रखना है कि संविधान के द्वारा आपके महान्यायवादी पद के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया। इसके स्थान पर केवल यह कह दिया गया है कि महान्यायवादी अपना पद तब तक धारण करेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहें, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि महान्यायवादी पद का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा, संविधान के द्वारा महान्यायवादी पद के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया, केवल यह कह दिया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करेंगे। इसके अलावा यहां पर निष्कासन की अगर हम बात करें, मतलब ये अपने पद से कैसे हटाए जा सकते हैं, तो महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताया गया। मतलब महान्यायवादी अपने पद से कैसे हटाए जा सकते हैं इसका भी कोई उल्लेख आपके संविधान में नहीं मिलता। इसके अलावा यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, मतलब जब चाहे तब राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देख लेते
लेते हैं तो भैया यहाँ पर ये जो है इनके काम क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि भैया इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार को किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह प्रदान करना ये महान्यायवादी का कार्य है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। मतलब भारत सरकार की तरफ से अगर कोई भी विधिक मामला आता है तो उस विधिक मामले में भारत सरकार के पक्ष को रखने के लिए महान्यायवादी वहां पर उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा यहां पर देख लीजिएगा तो भैया वोट देने के अधिकार के बिना, क्या वोट देने के अधिकार के बिना इसे यानी अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है ना भैया। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है और कहता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा पद है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, तो आपको बताना है कि भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य ना होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपको याद रखना है कि इनको यहां पर वोट देने का अधिकार नहीं होता। यह चीज याद रखिएगा, ये किसी मामले में बोल सकते हैं, यानी आपकी मीटिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी मामले पर इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है एक और पॉइंट, वो है वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। मतलब संसद के सदस्य को जो भी अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार जो है आपके महान्यायवादी को प्राप्त होंगे। इसके अलावा वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता। याद रखिएगा गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं इनकी कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता, अतः उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया सकता। मतलब ये चाहे तो ये अपनी भैया प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस को लगातार ये बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा तो भैया अगली चीज यहां पर बात करें, वर्तमान की बात करें और सबसे पहले की बात करें तो भैया सबसे पहले महान्यायवादी भारत के कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़ का नाम आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान महान्यायवादी इस समय पर कौन है, तो आर वेंकट रमणी आपको नाम याद रखना है। तो यह था आपका महान्यायवादी टॉपिक। उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।